अब ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये पार्ट पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग का इसमें कुछ भी नहीं है, और काफ़ी बैकग्राउंड इसमें आपको यूज़ करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो प्योरली 11th में होते हैं, 12th में भी नहीं हो, प्योरली 11th में। और काफ़ी बच्चों ने तो 11th पढ़ा भी नहीं होता है ठीक से, तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें आपको भी पहले बैकग्राउंड समझा दूंगा। जितना भी मुझे लगता है कंटेंट इसमें यूज में आएगा, जितना भी बेसिक आपको रिफ्रेश होना चाहिए माइंड में, ताकि मैं पढ़ूं और आपको याद आ जाए, उसी के लिए मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा लेता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपको फायदा हो जाएगा। चलिए, तो बेसिक्स पे आते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है कि ये क्या होती है। तो अकाउंटिंग कोई भी हो, अकाउंटिंग क्यों करते हैं पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग का एकदम बेसिक पर्पस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन देना है। अब इंफॉर्मेशन कौन किसको दे रहा है, अब मैं कंपनी स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बताऊंगा, बाकी स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो और आपको पूरा कंपनी के एंगल से हर चीज पढ़ना है, ठीक है। तो कंपनी में आपको पता है कि सबसे बड़ा फीचर कंपनी में होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी स्ट्रक्चर में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग होता है, कि जो ओनर्स हैं वो अलग हैं, जिनको आप क्या बुलाते हो, शेयर होल्डर्स, और जो चलाते हैं उनको आप क्या बोलते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दो अलग अलग लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। अब जब आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसको दे रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उनके ऊपर एक ड्यूटी है, एक फिड्यूशरी ड्यूटी है कि वो रिपोर्टिंग दे उनके ओनर्स को, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का, पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है नहीं। तो आप पैसा वो कैसे यूज कर रहे हो, उस पर आप कमा के दे रहे हो कि नहीं, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, फंड्स को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। और इसीलिए अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस कंपनी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सेपरेशन होता है। बाकी सब में क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप का एग्जाम्पल लेंगे, ओनर पार्टनर्स ही है, चलाता भी पार्टनर ही है, तो अपने आप को रिपोर्ट तो करेगा नहीं, उनको तो सब पता ही होता है, क्योंकि वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ऑलरेडी सब पता होता है, तो वहां रिपोर्टिंग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। पर यहां क्योंकि जिनका पैसा लगा है उनको कुछ पता ही नहीं है, वो डे टू डे मैनेजमेंट में टेक पार्ट करते ही नहीं है, शेयर होल्डर्स डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं, पूरा डे टू डे मैनेजमेंट सोलली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है, तो उनको डे टू डे क्या चलता है उनको कुछ पता ही नहीं रहता, उनको पैसे कहां यूटिलाइज किए जा रहे हैं पता नहीं रहता, कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता होता। तो उनको एक प्रॉपर रिपोर्ट दी जाए, यही है पूरा रिपोर्ट जो अपन पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको अकाउंटिंग करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो ये होता है नीड, कि क्यों आप अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या आपका मोटिव है। तो मोटिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब यहां से तो वो स्टार्ट हुआ था कि चलो ओनर को हमको बताना है, पर सिर्फ ओनर्स को नहीं बताना है, जो जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है, जिन जिन लोगों को हमसे फर्क पड़ता है, जो हमसे कनेक्टेड है, जो हमसे ट्रांजैक्शंस करते हैं और जो हम पे डिपेंडेंट है या हम उन पे डिपेंडेंट है, उन सबको भी हमको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और ओनर्स प्लस सारे जो कनेक्टेड पार्टीज हैं, इनको मिला के अगर मैं ग्रुप को एक नाम देना चाहूं तो उसको बोलते हैं अपन स्टेक होल्डर्स। उनको बोलते हैं अपन स्टेक होल्डर्स, जिनका स्टेक है, जिन जो उनको फर्क पड़ता है हमारे बिजनेस से। तो उनमें कौन कौन आता है, तो वो आता है पहला ओनर, फिर एक आता है लेंडर, जिन्होंने आपको लोन दिए हैं यानी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर जिन्होंने आपको क्रेडिट दिया है, क्रेडिटर्स, गुड्स क्रेडिट पे जो देते हैं, फिर एम्प्लॉइज जो आपके लिए काम करते हैं, फिर आता है गवर्नमेंट जो आपको परमिशन देता है और आपसे टैक्स कलेक्ट करता है, और फिर आता है आपके कस्टमर्स, बराबर। ये सारे लोग हैं आपसे, आपके कनेक्टेड पर्संस। तो ये सब भी आपसे जुड़े हुए हैं, इनको भी पता करना है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या ग्रोथ है, कितना प्रॉफिट है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ये सब इन लोगों को भी पता करना है। तो आपकी जिम्मेदारी इनके तरफ भी है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओनर के तरफ है, पर ये भी लोग हैं जिन्होंने आप पे भरोसा किया है, जो आपसे डील करते हैं और उनका बिजनेस आपके बिजनेस पे डिपेंडेंट है या कनेक्टेड है, उनको फर्क पड़ता है। तो वो सब मिला के अपन होता है, उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो ये बहुत अभी डिटेल में आएगा, डिस्कशन आएगा कि किनके लिए अपन फाइनेंशियल्स बनाते हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनके लिए हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, ठीक है।
तो इनको मैं एक नाम में बोलता हूं बार बार, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब पहला मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं कि एक कंसेप्ट आएगा जिसको अपन बोलेंगे पीरियोडिसिटी। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी, जो सिंपल बोलता है कि एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये पूरा जो कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है कि आपको फाइनेंशियल्स या हिसाब किताब या जो फाइनल अकाउंट है ये कब बनाने चाहिए। कि बिजनेस तो गोइंग कंसर्न होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपने पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि बिजनेस का कोई फिक्स लाइफ नहीं होता, इनफाइनाइट लाइफ है और परपेचुअल उनका एग्जिस्टेंस रहेगा, ऐसा सोच के हम अकाउंटिंग करते हैं। अब क्योंकि इनफाइनाइट लाइफ है तो आप हिसाब किताब कब करोगे, तो एक फ्रीक्वेंट इंटरवल होना चाहिए, एक टाइम इंटरवल होना चाहिए जिसके बाद आप रुको और आप पूरा हिसाब किताब देखो। तो ये जो रुकने के लिए बोलता है, एक फ्रीक्वेंसी तय करने के लिए बोलता है, ये कंसेप्ट है पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी क्यों तय करनी है, क्योंकि हमारी लाइफ इनफाइनाइट है। अगर हमारी लाइफ ही इनफाइनाइट नहीं होती, एक फिक्स लाइफ होती, तो पीरियोडिसिटी का कोई काम नहीं होता। क्योंकि हमारी लाइफ इनफाइनाइट है और हमारा बिजनेस मीनिंगफुल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इसलिए पीरियोडिक इंटरवल हमको चूज करना चाहिए जिसमें हमको हिसाब किताब या अकाउंटिंग करना चाहिए। ठीक है, तो एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, पर इसमें यह नहीं लिखा है कि वो इंटरवल कितना होना चाहिए, कितने समय के बाद आपको रुक के ये सब बताना चाहिए, बनाना चाहिए, ये वो नहीं बोलता है। तो ये ट्रेडिशन बना है, ये कस्टम बना है कि सारे लोग अपने आप 1 ईयर में रुक के फाइनेंशियल्स बनाते हैं। तो 1 ईयर का जो कंसेप्ट है फाइनेंशियल्स बनाने का, एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये सब अपने आप हुआ है, ये कहीं लिखा नहीं है। ये ट्रेडिशन रहा है, ये कस्टम रहा है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको कन्वेंशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन है कि सब लोग 1 ईयर में ही फाइनेंशियल्स बनाते हैं और इसीलिए 1 ईयर का कंसेप्ट चालू हुआ है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये बार बार वर्ड्स आएंगे। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कौन बोलता है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, पीरियोडिसिटी ये बार बार मैं बताऊंगा आपको। तो टाइम इंटरवल या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग। फिर एक कंसेप्ट आपको मिलेगा जो मैंने अभी बताया, गोइंग कंसर्न। ये अकाउंटिंग अजम्पशन है अपना कि लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट या इनडेफिनिट, यानी आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। ठीक है, और हमको बिजनेस बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हम जिंदगी भर या लाइफ टाइम, जितना भी लंबा समय है, इनफाइनाइट टाइम हम बिजनेस करने के लिए हमारा मतलब माइंडसेट है, और हमारे मन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि हमको बिजनेस बंद करना है। ठीक है, तो ये होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फिर एक कंसेप्ट आता है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कि अकाउंटिंग में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसको आप मॉनेटरी सेंस में कैलकुलेट कर सकते हो, जो मॉनेटरी कैरेक्टर रखता है, जो फाइनेंशियली मेजर किया जा सकता है, वही ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसका उल्टा मतलब क्या निकलता है कि जो भी चीजें, जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी सेंस में आप गिन ही नहीं सकते, जिनको आप मेजर ही नहीं कर सकते, वो आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये यार्डस्टिक है, ये कट ऑफ है कि मेजरमेंट हो सकता है तो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर कोई चीज को आप मेजर नहीं कर सकते आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं बहुत सारे। सबसे फेमस एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्स, यानी एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज एसेट्स होते हैं, एम्प्लॉय के भरोसे बिजनेस चलता है, एम्प्लॉय गया तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। ऐसे ऐसे एम्प्लॉइज भी होते हैं जिन पे अपन बिजनेस अपना डिपेंडेंट होता है। कुछ टाइप के एम्प्लॉइज बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, पर हम उनको एसेट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप एम्प्लॉय को मेजर नहीं कर सकते। एम्प्लॉय आपने एम्प्लॉय को खरीदा नहीं है, आपने उसको हायर किया है, तो आपने कुछ पैसा नहीं चुकाया, उसको खरीदा नहीं है, तो आप गिनोगे कैसे कि वो आपके लिए कितना वर्थ रखता है? आप उसको फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते कि वो एम्प्लॉय आपके बिजनेस के लिए क्या अहमियत रखता है फाइनेंशियली। इसीलिए आप उसको बुक्स में एसेट रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें आता है एम्प्लॉइज ठीक है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट। आप उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उसका वैल्यू गिन नहीं सकते। गुडविल का भी एक एग्जांपल आता है कि अगर आपने अपना नाम खुद बनाया है, आपने सालों लगाए, आपने बहुत मेहनत की, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, क्वालिटी सर्विसेज दी और आपने अपना ब्रांड खुद डेवलप किया है, आपने किसी से ब्रांड खरीदा नहीं है,
सेल्फ जनरेटेड गुडविल है आपका, तो आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे कि गुडविल बनाने में आपको कितने खर्चा लगा, कितना पैसा लगा, क्या आपने किया, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप देख ही नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आपकी गुडविल बन गई, क्योंकि वो अपने आप बनती है। अपन कोई गुडविल बनाने के लिए सेपरेट एफर्ट्स नहीं करते हैं, सेपरेट एक्सपेंडिचर इंकर नहीं करते हैं, इसीलिए वो भी आप मेजर नहीं कर सकते हो। और इसीलिए एक और इसे एग्जांपल आता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी मेजर्ड एंड हेंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो जो बुक्स में आप देखते हो गुडविल, वो कौन सी गुडविल होती है? एक्वायर्ड गुडविल, जो आपने किसी और का ब्रांड खरीदा है पैसे देके। अब पैसे देके आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप तो मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपने पैसा दिया है, तो मेजर की जा सकती है और वो फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड है, जो खुद आप अपना नाम बनाते हो, जो आपने अपना खुद का ब्रांड डेवलप किया है इतने सालों की मेहनत से, उसका खर्चा कितना लगा ये आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक यार्डस्टिक आता है मनी मेजरमेंट। फिर आएगा एक कंसेप्ट मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कि बिजनेस में तो बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ छोटे, कुछ मीडियम, कुछ बड़े। तो कुछ कुछ बहुत छोटे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिनका जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही कम होता है, जिनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बिजनेस को, कि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया, थोड़ा बहुत हमने इसमें एग्जाम्पल आता है, जैसे आप पीएनएल अगर आप पढ़ते हो, 11th-12th में आप पढ़े हो, तो आपने देखा होगा इनकम में एक आइटम आता है अदर इनकम, एक्सपेंसेस में एक आइटम आता है अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये अदर्स का मतलब ही क्या है? ये अदर्स वर्ड क्यों आता है? यानी हमको उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अमाउंट ही इतना छोटा है कि हम वो छोटे छोटे आइटम्स को क्लब करके एक ही नाम से दिखाते हैं, अदर्स या मिसलेनियस। तो यही मटेरियलिटी कंसेप्ट का एप्लीकेशन है कि नाम अहमियत नहीं रखता, बिकॉज उनका सबका अमाउंट मिला के अमाउंट बहुत छोटा है और हमको उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। पर रिकॉर्ड तो सब करना है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड ही नहीं करना है, रिकॉर्ड करो, आप उसको सेपरेटली मत बताओ, आप उसको मिक्स कर लो, अदर्स की कैटेगरी में बता दो, ऑफिस एक्सपेंसेस में आप ऐड कर दो, तो आप उसका नाम भले सेपरेटली मत बताओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको फर्क नहीं पड़ता मतलब वो आपके लिए मटेरियल नहीं है, और अगर आपको फर्क पड़ता है, आपके डिसीजन बदल सकते हैं, तो फिर वो आइटम मटेरियल है, वो ट्रांजैक्शन मटेरियल है। और अगर कोई चीज मटेरियल है तो उसको आपको सेपरेटली बताना पड़ता है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि मटेरियल आइटम्स को आप सेपरेटली बताओ ऑन द फेस ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो मटेरियल आइटम्स शुड बी सेपरेटली शोन। तो इसका मतलब क्या है? उल्टा, कि अगर कोई आइटम मटेरियल नहीं है तो आप उनको सेपरेटली नहीं भी दिखाओगे तो भी चल जाएगा, तो भी आपने कोई कंसेप्ट वायोलेट नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि वो आइटम मटेरियल है? आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो इसका कोई यार्डस्टिक दिया नहीं है, इसका कोई अमाउंट नहीं दिया है कि ये अमाउंट है भाई, इसके नीचे आपको फर्क नहीं पड़ता, इसके अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा रहा तो आपको फर्क पड़ता है। ऐसा कोई अमाउंट कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, ये आपको खुद जज करना है जो आपका लेवल ऑफ बिजनेस है। क्योंकि देखो लेवल्स बहुत अलग अलग है, मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, मुझे 5,000 से भी फर्क पड़ जाता है, पर अगर आप रिलायंस कंपनी के लिए आप देखोगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 5,000 सोचोगे तो कुछ भी नहीं है, इवन उनके लिए 5 करोड़ भी कुछ नहीं। तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है और अलग अलग पर्संस के लिए अलग अलग अमाउंट निकलता है, इसीलिए ये आप पे छोड़ा गया है। आप डिसाइड करो आपके बिजनेस के लिए क्या अमाउंट मटेरियल है और क्या अमाउंट के नीचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है मटेरियलिटी। फिर एक आता है कंपैरेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बिजनेस में आप जो भी फाइनेंशियल्स बना रहे हो वो कोई काम के नहीं है अगर आप उसको किसी दूसरे कंपनी से कंपेयर ना कर पाओ। क्योंकि देखो डिसीजंस या जो भी आपको इंटरप्रिटेशंस या जो एनालिसिस करना है वो तो कंपेयर करके ही होता है। आप भी जब अपने मार्क्स देखते हो खुश हो जाते हो, पर सबसे पहले आपको क्या जानना होता है कि आपके दोस्त को, आपके फ्रेंड को कितने मार्क्स मिले। तो ये हमेशा एक बहुत नेचुरल टेंडेंसी है हर बिजनेस में। अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो मुझे पता करना होता है कि बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, और फिर उससे मुझे एक जजमेंट आता है कि मैं उनसे बेटर हूं या नहीं हूं, मैंने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है। तो ये कंपेरेबिलिटी का जो एक फीचर है, ये जो क्वालिटी है, ये फाइनेंशियल्स में होना चाहिए। आपके फाइनेंशियल ऐसे होने चाहिए कि वो आप आसानी से दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल से कंपेयर कर पाओ। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी का फीचर आपके फाइनेंशियल में होना चाहिए।
तो ये फीचर है, ये क्वालिटी है। दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक होता है इंटरफर्म, इंटरफर्म यानी रिलायंस को आप कंपेयर कर रहे हो टाटा से, दो अलग अलग कंपनीज हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो है इंटरफर्म, वन फर्म टू अनदर फर्म। और फिर है एक होता है इंट्रा फर्म, यानी आप अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन आप अलग अलग ईयर्स को कंपेयर कर रहे हो। तो अगर मैं रिलायंस का जो 2017 का फाइनेंशियल है वो कंपेयर कर रहा हूं रिलायंस के ही 2018 के फाइनेंशियल से, तो मैं कौन सा टाइप का कंपैरिजन कर रहा हूं? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अपन अपने आप से ही कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अपने पास्ट परफॉर्मेंस से, पास्ट परफॉर्मेंस से अपने आप को जब आप कंपेयर करते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। ठीक है, तो ये भी एक क्वालिटी होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, नहीं तो आप डिसीजन कैसे लोगे? ये कंपेरेबिलिटी, ये जो फीचर है ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है डिसीजन से, कि जब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओ, जब तक आपको एक जजमेंट ना आए कि परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है बुरा है, आप डिसीजन नहीं लेते हो। और ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप खुद सोचो कि आप जब भी कुछ खरीदने जाते हो आप कैसे खरीदते हो? आप कंपेयर करते हो, आप अलग अलग शॉप्स घूम के आते हो। कोचिंग के लिए भी जैसे आपने पेन ड्राइव मेरे बाय किए, तो जाहिर सी बात है आपने कंपेयर किया होगा, एटलीस्ट दो फैकल्टीज को कंपेयर किया होगा, और फिर जो आपको बेस्ट लगता है आप वो बाय कर लेते हो। तो कंपैरिजन ह्यूमन नेचर है और ये हर जगह होता है, और ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि आप कंपेयर करके ले रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा फुल प्रूफ हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर होता है कि बिजनेस में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग की वर्ड बहुत बार आता है। अकाउंटिंग में क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। तो क्या रिकॉर्ड करते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं कि क्या चीज रिकॉर्ड होती है। तो रिकॉर्ड दो चीज होती है, एक होता है ट्रांजैक्शन और एक और चीज रिकॉर्ड होती है वो होता है इवेंट। तो दो चीजें आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में, एक है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कोई भी एक्टिविटी है जो हम खुद होके करते हैं और उसका मोटिव होता है, बिजनेस पर्पस होता है। मतलब ट्रांजैक्शन ऐसी चीज है जो हम खुद करते हैं, अपने आप कुछ नहीं होता। जैसे मैं परचेज कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन है। मैं सेल कर रहा हूं, मैं कुछ एक्सपेंस पे कर रहा हूं, कुछ भी पेमेंट, रिसिप्ट, एक्सपेंस, इनकम, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो आपने खुद होके किए हैं, अपने मर्जी से किए हैं। बेनिफिट लिया है, बेनिफिट दिया है, पैसे लिए हैं, पैसे दिए हैं, वॉट ये सब ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपने खुद होके कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं, पर वो भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जैसे लॉस बाय फायर। अब आग आपने तो नहीं लगाई, खुद भी लगती है काफी बार, हो सकता है किसी और ने भी ना लगाई हो, शॉर्ट सर्किट हुआ हो। अर्थक्वेक्स, रेन, और वो अभी जैसे स्नो बहुत हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, तो उससे जो नुकसान होता है वो भी लॉस के रूप में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए आप अकाउंटिंग में आइटम्स देखते हो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ये सब भी लॉस होते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन थोड़ी है, ये हमने थोड़ी किए हैं, ये खुद होते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, पर इनसे हमको फर्क पड़ता है, हमारे बिजनेस में लॉस होता है, इसलिए हमको इनको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी भी होती है जो ट्रांजैक्शंस नहीं होते, जिसमें जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने मतलब खुद होके नहीं किया है, पर हमको फाइनेंशियली उससे हम अफेक्ट हो जाते हैं, हमको प्रॉफिट या लॉस होता है, इसीलिए हमको उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स आते हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, या जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज होंगे, या लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, तो ये सब आते हैं इवेंट्स में। तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ये बार बार मैं वर्ड्स आपको मतलब बोलते जाऊंगा। तो ट्रांजैक्शंस आपको समझना है कि जो हम खुद होके करते हैं, बिजनेस मोटिव या प्रॉफिट कमाने के मोटिव से जो करते हैं वो होता है ट्रांजैक्शन। और कुछ इवेंट्स अपने आप होते हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, पर उनसे हम अफेक्ट हो जाते हैं और इसलिए हमको वो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनसे आप अफेक्ट ही नहीं होते हो, इवेंट है वो, पर आप फाइनेंशियली अफेक्ट नहीं होते, तो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। जैसे अर्थक्वेक आया, पर आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं किया उसने, कोई और एरिया में आया, कोई दूसरे सिटी में आया, तो अर्थक्वेक तो आया ना, इवेंट तो है, पर आपको उससे फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ा। चोरी हुई लेकिन चोर मिल गया और पूरा सामान वापस आपको मिल गया, तो चोरी तो हुई, इवेंट तो हुआ ना, पर आपको फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ, क्योंकि चोर पकड़ा गया और आपको पूरा सामान वापस मिल गया, तो आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो हर इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, जिनसे फाइनेंशियली फर्क पड़ता है उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ट्रांजैक्शन तो आप खुद होके कर रहे हो, हम सोच समझ के करते हैं, बिजनेस के दौरान करते हैं, तो उससे तो हमको फर्क पड़ना ही है। ऐसा एक भी ट्रांजैक्शन नहीं जिनसे आपको फर्क ही ना पड़े,
तो ट्रांजैक्शन तो सब रिकॉर्ड होते हैं, पर इवेंट्स में आपको ये देखना पड़ता है कि आपको फाइनेंशियली फर्क पड़ रहा है तो आप रिकॉर्ड करो, अगर आपको फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको वो रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंसेप्ट तो देखो बहुत सारे हैं, 12-13 कंसेप्ट है। अब मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा, बोर हो जाओगे, तो जब जब कुछ और भी अगर आया तो मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब चीजें तो पक्का आने वाली है, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। 2-3 और भी अगर आ गए तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस बता देता हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे अपन फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आप रखते हो बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बेसिकली होता है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनता है। परचेस करते हो तो परचेस बिल बनता है, सेल करते हो तो सेल बिल बनता है, बराबर। बिल्स और डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट एक आपने पढ़ा होगा कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है और वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है और वो एविडेंस होता है कि आपके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आपको संभाल के रखना है, सिस्टमैटिकली रखना है, और उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। फिर बुक कीपिंग से हम करते हैं रिकॉर्डिंग, बराबर। ये स्टेप है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्ड होता है जर्नल में, बराबर। जर्नल बुक, जर्नल में आप रिकॉर्डिंग करते हो, जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग से आप करते हो क्लासीफाइंग या क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन होता है लेजर अकाउंट्स में, बराबर। एक एक अकाउंट अपन बनाते हैं, उसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। उसमें अपन एनालिसिस करते हैं, उसमें अपन क्लासीफाई करते हैं, एक टाइप के ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर जो लेजर के बैलेंसेस निकलते हैं उनको हम क्या करते हैं, अब थर्ड स्टेप आता है समराइजिंग, कि हम समराइज करते हैं। समराइजिंग में पहला स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस, कि आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो, आप ट्रायल करते हो बैलेंसेस को मैच करने के लिए। दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। आप उनको मैच करने की कोशिश करते हो, और अगर वो टैली हो रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी अच्छा है, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई एरर नहीं किया है, ऐसा जजमेंट आता है आपका। वो 100% फुल प्रूफ नहीं होता, बट आपको एक अश्योरेंस आता है कि आपसे कोई बड़ी गलती नहीं हुई है, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। और फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मतलब प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। और फिर उसमें बनता है पहला आइटम ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है पीएनएल, और फिर बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपन बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब आप जो अकाउंट्स अपना कंपनी अकाउंट जो पढ़ोगे तो एक ही बनता है पीएनएल, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट उसमें ऑलरेडी मर्ज्ड होता है। कंपनी स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, वो पीएनएल में मर्ज्ड होता है। ठीक है, तो अपन कंपनी स्ट्रक्चर में दो चीजें बनाते हैं, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो पीएनएल क्यों बनता है? पीएनएल क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी पूरे एक साल में, एक पीरियड में आपने कितना कमाया या आपका लॉस हुआ, जो भी है प्रॉफिट और लॉस, आपका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा वो आपका मतलब पीएनएल अकाउंट से दिखता है कि आपने कितना कमाया, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये आपको इससे पता चलता है। और फिर बैलेंस शीट बनती है जिसको अपन बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपके पैसे कहां कहां लगे हैं, आपके पैसे कहां कहां से आए हैं। तो जो बैलेंस शीट बनती है वो कोई एक साल की नहीं होती, वो एज ऑन अ डेट होती है, वो अक्यूमुलेटेड होती है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरा जो भी अक्यूमुलेटेड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में दिखता है। तो उसको अपन बोलेंगे कि अपन एज ऑन अ डेट बनाते हैं। एज ऑन अ डेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं होता है, वो स्टार्ट से लेके ईयर एंड तक पूरा अक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स होता है। बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स मतलब हमने पैसा कहां कहां लगाया हुआ है, और लाइबिलिटीज मतलब हमने कहां कहां से पैसा लाया है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक है परफॉर्मेंस, कि आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और एक है फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कितना स्ट्रांग है। ये पता चलता है आपका बिजनेस कितना रिलायबल है, बाकी लोग आप पे कितना भरोसा कर सकते हैं, ये बैलेंस शीट से पता चलता है। आपकी स्ट्रेंथ कितनी आप वो पता चलता है। तो ये दो चीजें बेसिकली बनती हैं। ठीक है, और इन्हीं को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब टेक्निकल डेफिनेशन अलग है, वो अपन पूरा पढ़ेंगे, पर ब्रॉडली दो बेसिक चीजें आती हैं, पीएनएल और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इससे आप एक बिजनेस को जज करते हो, पीएनएल और बैलेंस शीट से आप जज करते हो कि उनका परफॉर्मेंस और पोजीशन कैसा है, और आपको उनसे ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा आपको मैंने बेसिक बता दिया, काफी चीजें और हैं, कभी वो खत्म नहीं होंगी, बहुत सारा बेसिक है, पर इतना भी मुझे लगता है काफी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना।
चलिए आ जाइए चैप्टर 12 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका समराइजिंग स्टेप के का नेक्स्ट स्टेप है जो मैंने अभी आपको यहां बताया। ये जो है समराइजिंग, इसके बाद ही स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो 12 तक आप जो पढ़ते हो वो यहां तक है समराइजिंग, और जो आप सेकेंड ईयर से आप यहां पढ़ोगे वो सब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाला स्टेप अपन पढ़ रहे हैं। तो ये एडवांस्ड और आगे का स्टेप है। ठीक है, तो यहां तक आपने यानी पीएनएल बैलेंस शीट बना लिया होगा और उसको उस स्टेटमेंट्स से अपन अभी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला ही पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाते हैं, कौन बनाता है, किसको देते हैं, कौन पढ़ता है, क्या उससे डिसीजन लेता है, क्या हेल्प होती है। तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज यूज्ड इन कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस रेफर्स टू अ सेट ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया, पीएनएल, बैलेंस शीट, और एक अभी अपन पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुना होगा आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक आता है जो कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ऐसी चार चीजें को मिला के अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टेक्निकल डेफिनेशन है कंपनी लॉ का। तो वो है सेट ऑफ रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स विच एन अकाउंटेंट प्रिपेयर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये एंड को ही क्यों बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के जैसे। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की वजह से हम एंड ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी आप रिपोर्ट्स बनाते हो एट द एंड, उनको पूरे बंच को अपन क्या बुलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The financial statements are the means with the help of which accounting system performs its main functions of providing summarized information। ठीक है, तो मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग करते ही क्यों है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना अपना डिसीजन बराबर ले पाए। तो मेन फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल अफेयर मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी पीएनएल और बैलेंस शीट। These statements comprises दिया है बैलेंस शीट that is or position statement, financial position, और statement of P&L that is income statement or financial performance। ऐसे अलग अलग नाम से वो symbolize किया जाता है। Of course, to give a full view of the financial affairs of the undertaking, in addition to the above, business may also prepare a statement of retained earnings। जो मैंने आपको ये चौथा स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसी को बोला गया स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वैसे भी बनाया जाता है कंपनी लॉ के हिसाब से। तो चार पार्ट्स होते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर इन इंडिया एवरी कंपनी हैज टू प्रेजेंट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म एंड कंटेंट्स एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 129, 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब बेसिकली मैं बताता हूं क्या क्या। तो आपका जो फॉर्मेट होता है वो आपको पता है कि वो शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 में वो दिया हुआ है, प्रॉपर फॉर्मेट दिया है पीएनएल और बैलेंस शीट का, उसमें सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी दिए हैं। और दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी पड़ती है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो सेक्शन 133 लिखा है। तो 133 में बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड है जो हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वक्त बनाने के लिए आपको यूज करने हैं, बराबर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 133 में वो प्रिस्क्राइब किए गए, नोटिफाई किए गए। तो बेसिकली इनकी बात हो रही है, शेड्यूल 3 और एएस फॉलो करके आपको नॉर्मली हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर, नंबर 1, बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, अब नाम में ही है कि ये कोई अकाउंट नहीं है। पीएनएल नॉर्मली एक अकाउंट होता है, लेजर्स क्या होता है, अकाउंट्स होते हैं। तो ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द नेचर एंड अमाउंट ऑफ कंपनीज एसेट्स, बरोबर, मैंने बताया था एसेट्स ऑन वन साइड and that of liabilities and capital on the other side। तो वो statement of assets and liabilities है, statement of assets and liabilities। In other words, the balance sheet shows the financial position on a particular date। जो मैंने बताया ये as on a date होता है, भाई उस दिन पे आपके कितने एसेट्स हैं और उस दिन पे आपके कितने लाइबिलिटीज हैं, अक्यूमुलेटेड होते हैं। वो एक दिन का बैलेंस होता है, साल भर का कोई अक्यूमुलेटेड अमाउंट नहीं है। वो ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट इज 31 मार्च, नॉर्मली 31 मार्च पे आपका जो बैलेंस है, एक एक अकाउंट में जो बैलेंस है, लेन देन है, वो सब उसमें दिखता है। तो एक पर्टिकुलर डे पे होता है।
तो पर्टिकुलर डे नॉर्मली क्या होता है, 31 मार्च एवरी ईयर। 31st March every year. Usually at the end of 1 year period. Balance sheet shows how the money has been made available to the business, कि पैसा कहां से आया, और जहां से पैसा आता है उसको अपन बोलते हैं लाइबिलिटीज, बराबर, जहां से आपने पैसा लिया है और अब आपको वापस करना है तो वो लाइबिलिटी साइड में दिखता है। एंड हाउ द मनी इज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, जहां पैसा लगाते हो तो आप पैसा कहां लगाते हो, एसेट्स, बराबर। दो टाइप के एसेट्स होते हैं आपको पता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, तो आप वहां पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो बैलेंस शीट से आपको पता चलता है पैसा कहां कहां से आया है और पैसा अब कहां कहां लगा हुआ है, इन्वेस्टेड है। तो ये पर्पस है बैलेंस शीट का। फिर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। अर्निंग प्रॉफिट इज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द बिजनेस, ठीक है। बिना प्रॉफिट कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। हर बिजनेस का बेसिक मोटिव होता है कमाई, सोशल सर्विस नहीं है भाई, नॉट फॉर प्रॉफिट वाला इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, चैरिटेबल कोई ऐसा पर्पस नहीं है। बिजनेस है मतलब उसका पर्पस एक ही होता है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये एक सोल मोटिव होता है बिजनेस का। प्रॉफिट से ही हर बिजनेस को आप जज करते हो, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखते हो, उसका परफॉर्मेंस देखते हो, और आप उसे जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे वो आप एक ही प्राइम उसका एक आइटम है जिससे आप ये जज करते हो, वो है प्रॉफिट, ठीक है। तो वो बहुत फंडामेंटल चीज है हर बिजनेस के लिए। Principal objective of all business enterprise and statement of P&L or income statement is a document which indicates the extent of success achieved, बराबर। सक्सेस और फेलियर आपका आपके P&L से ही जज होता है। By a business in meeting this objective, profits are of prime importance or to board of directors in evaluating the management of the company, to shareholders or potential shareholders in making investment decisions, कि लोग आपके कंपनी में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या लगे हुए हैं तो निकालेंगे कि नहीं, वापस तो नहीं निकालेंगे, ये आपके प्रॉफिट पे जज करता है। और डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो किसको दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप वो कितना आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, उससे आप उसका एवेल्यूएशन करते हो। तो अगर प्रॉफिट खराब आया है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो टीम आपको बिल्कुल मतलब आखिरी तक बनाए रखनी चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बेसिकली वो परफॉर्मेंस माना जाता है, कंपनी का परफॉर्मेंस माना जाता है, जो आप शेयर होल्डर्स या पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को दिखाते हो फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शेयर होल्डर्स कौन से टाइप के डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि वो कंपनी के शेयर्स बाय करे कि नहीं, और अगर बाय ऑलरेडी किए हुए हैं तो वो होल्ड करें और बाय करें, या जो ऑलरेडी परचेस्ड है वो सेल आउट कर दें। ये होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हर शेयर होल्डर को लेना होता है। And to the banks and other creditors in judging the loan repayment capacities and abilities of the company। तो जिन लोगों ने आपको उधारी दी है, क्रेडिट दिया है, उधारी पे माल दिया है, तो वो आपसे पैसा कैसे वसूल करेंगे ये उनको सोचना होता है, और अगर उन्होंने आपको लोन दिया है तो वो कैसे रिकवर करेंगे वो भी आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से वो लोग जज करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट द प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड एज द प्राइमरी स्टेटमेंट। सबसे यानी पहले नजर हर इंसान की कहां जाती है, P&L अकाउंट पे, and commands a careful scrutiny by all the interested party। और all the interested parties को मैंने क्या बोला था, स्टेक होल्डर्स, जो हमसे कनेक्टेड है और जिनको हमारे बिजनेस से फर्क पड़ता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बरोबर। P&L एक पूरे पीरियड का होता है, वो एज ऑन अ डेट नहीं होता है, तो वो नॉर्मली 1 फाइनेंशियल ईयर का होता है, एक साल का पूरा। which is mentioned along with the title of these statements which includes the name of the business of the firm also। तो जब भी आप P&L बनाते हो आप हेडिंग देते हो P&L अकाउंट ऑफ, वो पूरे एंटिटी का नाम, और नीचे दिया रहता है फॉर द पीरियड एंडिंग, तो आप पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हो। तो हेडिंग में ही पता चल जाता है स्टेटमेंट काय का है, किसका है और कौन से पीरियड का है, तो हेडिंग से ही सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये काफी लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि अब सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है, और ये पूरा हमारा इस चैप्टर का एक पूरा पार्ट है, पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि ये क्या होता है, क्यों बनाते हैं, क्या इसका फायदा है, यूटिलिटी क्या है। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट है विच समराइजेस फॉर द पीरियड, ये भी पूरे एक साल का बनता है, फॉर द ईयर पूरे एक साल का होता है। द कैश अवेलेबल टू फिनांस द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैश कहां से आई, कितनी आई, फिर आपने वो कैश कहां लगाई, बराबर। फंड्स कहां से आए और फंड्स आपने कहां लगाए ड्यूरिंग द पीरियड,
एक साल के अंदर। सर आपने बैलेंस शीट में भी तो ये बोला कि कहां से पैसे आए कहां गए, अरे लेकिन बैलेंस शीट किसी एक साल की नहीं होती ना, बैलेंस शीट पूरी होती है, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस से लेके ईयर एंड तक अक्यूमुलेटेड होता है वो। अभी तक पैसा कहां कहां से आया है और अभी तक पैसा कहां का लगा हुआ है, वो अक्यूमुलेटेड है। पर आपको सिर्फ ये पता करना है कि इस साल क्या हुआ, इस साल कहां से पैसे आए, इस साल पैसे कहां गए। तो आपको क्या देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये था। फिर है तो कैश अवेलेबल, और फिर है द यूजेस टू विच सच कैश हैज बीन पुट, कि आपने वो कैश कहां लगाया, कहां से आया, कितना आया, और आपने वो कहां लगाया। और ये पूरा जो एनालिसिस है वो सिर्फ करंट ईयर का है, करंट ईयर का कैश और करंट ईयर में आपने कहां लगाया। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट्स कैश रिसिप्ट्स, कैश कहां कहां से आई, और पेमेंट्स, कैश कहां कहां आपने इन्वेस्ट की या पे की। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस मेजर एक्टिविटीज, मतलब कैश फ्लो का एक फॉर्मेट ही होता है कि आपको पूरे कैश फ्लोज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सोर्सेस के हिसाब से। पहला है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो आपका डे टू डे काम है, डेली बिजनेस है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। जैसे अगर मैं कोचिंग वाला हूं तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, कोचिंग। तो जो फीस आती है स्टूडेंट से वो मेरे लिए क्या है, ऑपरेटिंग रिसीट है। और जो भी मैं डे टू डे कोचिंग का एक्सपेंसेस करता हूं वो मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी पेमेंट्स है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग मतलब आपका डे टू डे काम, जो आपका ऑर्डिनरी काम है, डे टू डे बिजनेस है, वो एक्टिविटी के सारे कैश रिसिप्ट्स और सारे कैश पेमेंट्स जो हेडिंग में आएंगे वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। फिर है इन्वेस्टिंग। अब बिजनेस पैसे कहां इन्वेस्ट करता है, एसेट्स में। तो इसमें पूरे एसेट से रिलेटेड कैश फ्लो आज इसमें आते हैं कि आप पैसे इन्वेस्ट करते हो एसेट्स में। तो जब आप खरीद रहे हो तो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आउटफ्लो हो रहा है। और अगर आपने कोई पुराना एसेट बेचा है, कोई भी एसेट आप बेचते हो, क्यों बेचते हो, रिप्लेस करने के लिए। पुराना हो गया आप बेचो, नया खरीदो, तो बेचते भी तो है ना। तो एसेट बेच के पैसा आता भी है, तो एसेट में पैसा जाता भी है, पैसा आता भी है। परचेस करोगे तो जाएगा पैसा, सेल करोगे तो पैसा आएगा। तो वो सारे एसेट से रिलेटेड जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो आप कौन से हेड में दिखाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और फिर थर्ड है फाइनेंसिंग, यानी कि लाइबिलिटीज। आप फाइनेंसिंग बिजनेस की कहां से कर रहे हो, लाइबिलिटीज यानी लोन्स वगैरह। तो लोन्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं कैश वाले, वो आप कहां दिखाते हो, फाइनेंसिंग। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ऑपरेटिंग यानी आपका डे टू डे बिजनेस, फिर है एसेट्स और फिर है लाइबिलिटीज। 3 पार्ट्स में आपको सारे कैश फ्लो प्रेजेंट करने। दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स द नेट, नेट का मतलब है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कि पैसा आता भी है पैसा जाता भी है। तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कि नेट पैसा आया कि नेट पैसा गया। जैसे अगर मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस था 50,000, ओपनिंग कैश बैलेंस था 50,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस है 1 लाख, तो साल भर में क्या हुआ, मेरा बैलेंस 50 से बढ़ के 1 लाख हो गया, मतलब और 50,000 का कैश इस साल आया नेट। तो 50 ऑलरेडी था, 50 इस साल आया, 50 प्लस 50 मेरा बैलेंस हो गया 1 लाख। तो नेट इस साल में मेरा 50,000 का कैश इनफ्लो आया है। तो आपको ये स्टेटमेंट से पता चलेगा कि नेट कैश इनफ्लो है या नेट कैश आउटफ्लो है। तो नेट जब कैश इनफ्लो होता है तो अपना बैलेंस बढ़ जाता है कैश का, और अगर नेट आउटफ्लो होता है तो अपना कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। तो वो दिया है नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ईच एक्टिविटी एंड फॉर द ओवरऑल बिजनेस। तीनों एक्टिविटी के लिए पहले अलग अलग निकलता है और फिर उसको आप ऐड कर देते हो, तो ओवरऑल बिजनेस का नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आपको पता चलता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और इस तरह से आप फिर एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसमें क्या क्या आता है, तो बेसिक 3 ही चीजें आती है, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट।